हेलो गाइस, वेलकम टू मेड पर्सपेक्ट। आई एम कौनन सिद्दीकी और आज हम बात करने वाले हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। अगर आपको पता करना है कि एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है तो पहले आपको नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी हम पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लड डिस्कस करेंगे। रेगुलर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रेगुलर होती है। हर लेडी का अपना एक मेंस्ट्रुअल पैटर्न होता है। किसी को 28 डेज़ की साइकिल होती है, किसी की 30 डेज़ की साइकिल होती है, किसी की 25 डेज़ की साइकिल होती है। हर लेडी का अपना एक नॉर्मल रेगुलर ब्लीडिंग पैटर्न होता है। 21 to 35 डेज़, ये क्या है? ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल रेंज है। तो नॉर्मल साइकिल की रेंज का मतलब क्या होता है कि कोई लेडी को एग्जैक्ट 28 डेज़ पे ब्लीडिंग होगी, किसी को 23rd डे पे ब्लीडिंग होगी, किसी को 32nd डे पर ब्लीडिंग होती है। तो हम यहाँ पर रेंज की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल रेंज क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल का? 21 to 35 डेज़। और सपोज करो कि अगर साइकिल्स रेगुलर है बट 21 डेज से कम दिन की है, मतलब लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज से कम है बट साइकिल्स रेगुलर है, उसका मतलब क्या हुआ कि बंदी को फ्रीक्वेंट पीरियड्स आ रहे हैं, राइट? मतलब एक ईयर के हिसाब से ज़्यादा पीरियड्स आ रहे हैं। देखो, फ्रीक्वेंट साइकिल्स है अकरिंग एट शॉर्ट इंटरवल। तो ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये कंडीशन को हम पॉलीमेनोरिया बोलेंगे। और अगर साइकिल की लेंथ 35, अज्यूम करो कि साइकिल की लेंथ 35 डेज से ज़्यादा है, मतलब कि उसके पीरियड्स लेट आ रहे हैं, है ना, डिले हो रहे हैं, एक साल के हिसाब से कम पीरियड्स आ रहे हैं, तो ये कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ये कंडीशन को हम बोलेंगे ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया में इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स है लॉन्ग इंटरवल की। अब नंबर ऑफ डेज की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ डेज कितना है? 2 to 7 डेज। तो कोई लेडी को 2 दिन ब्लीडिंग होती है, किसी को 4 दिन होती है, किसी को 6 दिन ब्लीडिंग होती है। और एवरेज ब्लीडिंग डेज कितने होते हैं? 4 to 6 डेज एवरेज है। नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होता है? 5 to 80 ml। और एवरेज अमाउंट कितना होगा? 50 to 35 ml होगा। अब अज्यूम करो कि ब्लड लॉस 8 दिन से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? 8 दिन से ज़्यादा हो रहा है या फिर 80 ml से ज़्यादा हो रहा है। देखो, ये 7 डेज नॉर्मल था, तो 8 दिन से ज़्यादा हो रहा है और 80 ml से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ब्लड लॉस। तो हम ये कंडीशन को क्या बोलेंगे? देखो, ये कंडीशन को हम मेनोरेजिया बोलेंगे, मतलब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो मेनोरेजिया में क्या होता है? 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, नंबर ऑफ डेज ऑफ ब्लीडिंग 8 दिन से ज़्यादा होता है, तो इसको हम बोलेंगे मेनोरेजिया। अब इसका एग्जैक्ट केस सिनेरियो देखते हैं। अगर कोई लेडी को बहुत कम फ्लो हो रहा है, हम लोग अमाउंट और ड्यूरेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है? तो 20 ml से कम ब्लड लॉस हो रहा है और नंबर ऑफ डेज ऑफ ब्लीडिंग 2 दिन से कम है, ठीक है, 2 दिन से कम ब्लीडिंग हो रही है या फिर 20 ml से कम ब्लीडिंग हो रही है, तो ये कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ये कंडीशन को हम हाइपोमेनोरिया बोलेंगे, ठीक है? तो ये हमने क्या देखा है? ये कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का। रेगुलर होना चाहिए, 21 to 35 डेज की साइकिल होनी चाहिए, नंबर ऑफ डेज ऑफ ब्लीडिंग 2 to 7 डेज होना चाहिए और नॉर्मल ब्लड लॉस 5 to 80 ml होना चाहिए। और ये चारों चीज़ से कोई भी डिविएशन आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलेंगे, उसको एयू भी बोलेंगे। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? पॉलीमेनोरिया में क्या था? फ्रीक्वेंट साइकिल्स होती है शॉर्ट इंटरवल पे। ओलिगोमेनोरिया में इनफ्रीक्वेंट साइकिल होती है लॉन्ग इंटरवल्स पे। फिर मेनोरेजिया में
लॉन्ग हैवी साइकिल्स होती है, ब्लड लॉस मोर देन 80 ml होता है, और नंबर ऑफ डेज ऑफ या फिर नंबर ऑफ डेज ऑफ ब्लीडिंग 8 डेज से ज़्यादा होगा। और हाइपोमेनोरिया में स्कैंटी पीरियड्स होते हैं, मतलब कम ब्लीडिंग हो रही है, 2 दिन से कम ब्लीडिंग होगी या फिर 20 ml से कम। अब तुम लोग को पता कैसे चलेगा कि ब्लीडिंग कितने ml हो रही है? तुम मेजर कैसे करोगे? तो आपको पूछना होगा वो लेडी से कि कितने पैड चेंज करते हैं एक दिन में। इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। तो एक पैड 10 ml ब्लड सोक करता है, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। एमेनोरिया मतलब एब्सेंट है मेंसेस। मेट्रोरेजिया मतलब इरेगुलर इंटरवल्स पे ब्लीडिंग होती है। इरेगुलर इंटरवल्स है ब्लीडिंग पैटर्न का। अब एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन बनाने के लिए FIGO, उसका फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, ने पाम कोइन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 2011 में। इसमें सारे इथियोपैथोलॉजिकल कॉजेस है AUB के। तो अगर कोई लेडी आपके पास आई AUB की कंप्लेन के साथ, तो सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी रूल आउट करना है कि प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन की वजह से तो नहीं ब्लीडिंग हो रही है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी या फिर अबॉर्शन की वजह से तो नहीं ब्लीडिंग हो रही है। तो इसलिए सबसे पहले आप प्रेगनेंसी रूल आउट करोगे। फिर हिस्ट्री लेना है अच्छे से, उसकी ब्लीडिंग का पैटर्न को पूछना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिर फाइनली इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, स्पेसिफिकली ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। क्यों ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं? ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके कि कोई स्ट्रक्चरल कॉज है क्या नॉन स्ट्रक्चरल कॉज है। तो अगर कोई स्ट्रक्चरल कॉज होगा तो हमें वो USG पर दिख जाएगा, और अगर नॉन स्ट्रक्चरल कॉज होगा तो हमें वो यूएसजी पर हमें यूट्रस का साइज नॉर्मल मिलेगा। कोई भी पैथोलॉजी विजिबल नहीं होगी यूएसजी पर नॉन स्ट्रक्चरल कॉज में। तो स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज को हमें पाम कोइन क्लासिफिकेशन के अंडर रूल आउट करना है। पाम कोइन क्लासिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंडर पाम स्ट्रक्चरल कॉज ऑफ ब्लीडिंग के लिए है, और कोइन नॉन स्ट्रक्चरल कॉज ऑफ ब्लीडिंग के लिए। पाम किसके लिए? स्ट्रक्चरल कॉज ऑफ ब्लीडिंग के लिए। कोइन नॉन स्ट्रक्चरल कॉज ऑफ ब्लीडिंग के लिए। तो पी से क्या है? पी से है पॉलिप। पॉलिप जो यूट्रस के अंदर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रा यूट्राइन पॉलिप। फिर पॉलिप सर्विक्स पे होगा तो उसको एंडो सर्वाइकल या एक्टो सर्वाइकल पॉलिप बोलेंगे, उसकी लोकेशन के हिसाब से। एंडोमेट्रियल पॉलिप भी हो सकता है, ठीक है। अब ए स्टैंड्स फॉर एडिनोमायोसिस, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो पे बात करेंगे बहुत डिटेल में। फिर एल स्टैंड्स फॉर लियोमायोमा। लियोमायोमा, इसको यूट्राइन फाइब्रॉइड भी बोलते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। एम स्टैंड्स फॉर मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी में सर्वाइकल कैंसर आता है, एंडोमेट्रियल कैंसर आता है, और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया भी मैलिग्नेंसी में आएगा। अब पाम हो गया, अभी कोएन की बात करते हैं, ठीक है। तो कोएन में सी से क्या होता है? कोएगुलोपैथी। तो कोएगुलोपैथी मोस्टली प्यूबर्टी के टाइम पर पता चलता है, बट 20% केसेस में यंग अडल्ट लेडीज में भी देखने के लिए मिलता है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये फीमेल को कोएगुलोपैथी की वजह से AUB हो रहा है? हिस्ट्री से पता चलेगा। केस टेकिंग के टाइम पे आपको पता करना है कि पता उसको पूछना है कि चोट लगती थी तो बहुत ज़्यादा ब्लड, चोट लगती थी आसानी से, फिर मतलब ब्रूसेस पड़ जाते थे क्या आसानी से, फिर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता था क्या, गम्स ब्लीड करते थे क्या, या फिर कोई सर्जरी प्रोसीजर हुआ था बचपन में जिसमें ब्लीडिंग एक्सेसिव हुई थी। और इसमें हमको फैमिली हिस्ट्री भी पूछना है कि फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है क्या ब्लीडिंग से रिलेटेड। उससे हम इजीली रूल आउट कर सकते हैं कोएगुलोपैथी को। अब ओ की बात करते हैं। ओ स्टैंड्स फॉर ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन। ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन, इसमें हम क्या देखने के लिए मिलेगा? एनओव्यूलेटरी साइकिल्स, फिर ओलिगोमेनोरिया फॉलोड बाय हेवी ब्लीडिंग। फिर ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन कोई अंडरलाइनिंग डिजीज की वजह से होता है, जैसे कि PCOS डिजीज जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर्स या फिर
हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया है उसके अंदर ये सब दिखेगा। मेनोपॉज, और ये याद रखना कि मेनोपॉज होने से पहले कुछ साइकिल्स भी एनओव्यूलेटरी होते हैं और प्यूबर्टी के बाद भी कुछ साइकिल्स एनओव्यूलेटरी रहते हैं, ये आपको याद रखना है। अभी आगे बढ़ते हैं। ई स्टैंड फॉर एंडोमेट्रियल कॉसेस, जिसमें कि एंडोमेट्राइटिस आ जाएगा जैसे कि। आई स्टैंड्स फॉर एट्रियोजेनिक। आइट्रोजेनिक कॉसेस में मतलब कि ड्रग इंड्यूस कॉज आएंगे। देखो लेडी को कोई ट्रीटमेंट में तो नहीं है, मतलब लेडी कोई ट्रीटमेंट में भी हो सकती है जिसमें वो मॉर्फिन ले रही है या फिर एस्पिरिन खा रही है, जैसे जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रही है। और अगर ये सब कॉजेस रूल आउट करने के बाद भी अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो वो नॉन स्पेसिफाइड कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अभी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को लियोमायोमा भी बोलते हैं। लियोमायोमा में लियो मतलब स्मूथ होता है, मायो मतलब मसल होता है, और ओमा का मतलब क्या होता है, ट्यूमर। तो फिर लियोमायोमा का मतलब क्या होगा? लियोमायोमा मतलब बिनाइन स्मूथ मसल ट्यूमर ऑफ द यूट्रस। लियोमायोमास क्या है? बिनाइन स्मूथ मसल ट्यूमर ऑफ द यूट्रस। इनफैक्ट फाइब्रॉइड सबसे कॉमन टाइप ऑफ पेल्विक ट्यूमर्स होते हैं फीमेल की बॉडी में, और ज़्यादातर ये सब एसिम्टोमेटिक होते हैं। फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ किस पे डिपेंड है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन पे डिपेंड होती है। इसीलिए ज़्यादातर ये रिप्रोडक्टिव एज के ड्यूरेशन में होते हैं, मोस्टली 35 to 45 की एज में सिम्टम्स दिख कर आते हैं। फाइब्रॉइड्स कॉमनली नली पैरस वुमेन, ओबेस वुमेन और ओल्डर वुमेन्स में दिखते हैं। ये सब क्या, ये हायर रिस्क पे होते हैं ये लोग। अभी फाइब्रॉइड्स के फिर टाइप्स देखते हैं, किस किस लोकेशन पर प्रेजेंट है फाइब्रॉइड और उस लोकेशन के फाइब्रॉइड को क्या नाम दिया हुआ है वो देखते हैं। स्टार्टिंग में सारे फाइब्रॉइड्स इंट्राम्यूरल होते हैं। इंट्रा मतलब विद इन और म्यूरल मतलब मसल। तो ये फाइब्रॉइड मसल लेयर के अंदर होते हैं सारे फाइब्रॉइड्स, ये देखो। अब जैसे जैसे ये फाइब्रॉइड ग्रो होना स्टार्ट होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये ग्रो होते होते ऊपर साइड आएंगे या फिर अंदर साइड जाएंगे। अब देखो, ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो है यहाँ पर, अब ये ग्रो हो रहा है यूट्राइन सीरोसा के साइड पर। तो ऐसे फाइब्रॉइड जो बाहर साइड ग्रो हो रहे हैं, सीरोसा की ओर ग्रो हो रहे हैं, ऐसे फाइब्रॉइड को हम क्या बोलेंगे? सब सीरियस फाइब्रॉइड बोलेंगे, राइट। ऐसे फाइब्रॉइड को हम सब सीरियस फाइब्रॉइड बोलेंगे। अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट देखते हैं। अगर ये देखो, ये देखो, अगर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड यूट्राइन कैविटी की ओर ग्रो होने लगेगा एंडोमेट्रियल कैविटी के साइड पे और इन्वेट करेगा एंडोमेट्रियम को, तो वो फाइब्रॉइड्स को हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स बोलेंगे। ये फाइब्रॉइड को हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड बोलेंगे। अब अब ये वाला फाइब्रॉइड देखो, इससे आपको ये फाइब्रॉइड देखोगे, इससे आपको अच्छे से, मतलब इसको अच्छे से देखोगे तो नोटिस करोगे कि ये फाइब्रॉइड जो कि एंडोमेट्रियम की तरफ ग्रो होना स्टार्ट किया था, ये इतना बड़ा हो गया है कि अब ये पूरा यूट्राइन कैविटी में ही आ गया है। ये मायोमेट्रियम से कनेक्टेड है एक पिडंकल के थ्रू। देखो ये उसका पिडंकल है, ठीक है। तो ये मायोमेट्रियम से कनेक्टेड है एक पिडंकल के थ्रू। क्योंकि ये पूरा कैविटी के अंदर है, ये फाइब्रॉइड को हम क्या बोलेंगे? इंट्रा कैविटरी फाइब्रॉइड बोलेंगे। इंट्रा कैविटरी फाइब्रॉइड सब म्यूकस फाइब्रॉइड का ही एक टाइप होता है, बट ये कनेक्टेड है मस्कुलर लेयर से, किसके थ्रू? सिर्फ एक पिडंकल के थ्रू। सिमिलरली देखो, ये सब सीरियस फाइब्रॉइड की बात, ये देखो सब सीरियस फाइब्रॉइड जो है ये भी बड़ा हो गया है ग्रो होते होते। ये सब सीरियस फाइब्रॉइड है, अगर ये समझो इधर था तो ये बड़ा हो गया, देखो इतना बड़ा हो गया ग्रो होते होते, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम सब सीरियस पिडंकुलेटेड फाइब्रॉइड बोलेंगे।
क्योंकि ये भी एक पिडंकल के थ्रू कनेक्ट हो रहा है मस्कुलर लेयर को। अब बात करते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्यों होती है। सोचो कि बहुत सारे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है यूट्रस में, तो जाहिर सी बात है कि यूट्रस का साइज बड़ा हो जाएगा, राइट। अभी यूट्रस का साइज बढ़ जाएगा तो एंडोमेट्रियम का भी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। सॉरी। और एक रीज़न पॉइंट आउट कर सकते हैं। देखो ये सब म्यूकस फाइब्रॉइड प्रोट्यूड हो रहा है यूट्राइन कैविटी में। सॉरी। हम्म देखो ये सब म्यूकस फाइब्रॉइड प्रोट्यूड हो रहा है यूट्राइन कैविटी में। ये स्ट्रेच कर रहा है ओवरलाइनिंग एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम स्ट्रेच हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है एंडोमेट्रियम का, इसीलिए हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है मेंसेस के टाइम पे। और अगर इंट्रा कैविटरी फाइब्रॉइड की बात करेंगे तो ये टिपिकल इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इंट्रा कैविटरी फाइब्रॉइड इधर, ये टिपिकल इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंट्रा कैविटरी फाइब्रॉइड या फिर फाइब्रॉइड पॉलिप भी हो सकता है। ये देखो, सोचो ये और बड़ा होके ऐसे इधर बीच में आके ऐसे पॉलिप की तरह लटक गया और प्रोट्यूड हो रहा है सर्वाइकल कैनाल के थ्रू, तो ये भी इंट्रामेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों होता है ये इंट्रा कैविटरी, ये क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो इसकी वजह से इंट्रामेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर ये ट्विस्ट हो जाएगा, इस पिडंकल है, अगर ये ट्विस्ट हो जाएगा, टॉर्शन हो जाएगा, तो ये पेन कॉज करेगा। और कभी कभी देखो फाइब्रॉइड सर्विक्स के पास भी हो सकते हैं, उसे हम सर्वाइकल फाइब्रॉइड बोलते हैं। ये बहुत रेयर केस में देखने के लिए मिलता है। ज़्यादातर फाइब्रॉइड बॉडी ऑफ यूट्रस से ही अराइज होते हैं, मायोमेट्रियम से। अब यूट्राइन फाइब्रॉइड की बात करते हैं। हमने बोला था कि यूट्राइन फाइब्रॉइड स्मूथ मसल ट्यूमर होते हैं। अब ये देखो, ये है ना मोनोक्लोनल होते हैं ओरिजिन में, मतलब ये एक सिंगल प्रोजेनिटर मायोसाइट से अराइज होते हैं और फिर डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं। देखो दोनों ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन एसेंशियल है यूट्राइन फाइब्रॉइड की ग्रोथ में। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, लियोमायोमा सेल्स को का कंप्लीट डेवलपमेंट करता है और प्रोलिफरेशन करता है। और ईस्ट्राडायोल क्या करता है, टिश्यू सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। कैसे, प्रोजेस्ट्रॉन के रिसेप्टर्स को बढ़ाकर। और एक्स्ट्रा मैट्रिक्स ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स क्या करता है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स फाइब्रॉइड को एनलार्ज करता है और स्टिफ बनाता है। और यहाँ पर जो जीन म्यूटेट हो रही है वो MED12 जीन है और HMGA2 जीन है। अब ग्रॉस अपीयरेंस की बात करते हैं लियोमायोमा की। लियोमायोमा राउंड होते हैं, देखो सब राउंड है, ये सारे भी राउंड है। तो लियोमायोमा राउंड होता है और अगर इसको आप बाइसेक्ट करोगे तो वोल्ड पैटर्न दिखेगा, ऐसे कॉइल्ड एकदम। ये देखो ऐसे दिखेगा। तो होल्ड पैटर्न दिखेगा। फाइब्रॉइड वेल सर्कमसाइज ट्यूमर होते हैं, उसमें सूडो कैप्सूल भी प्रेजेंट होती है। सूडो कैप्सूल की वजह से सर्जरी के टाइम पे आसानी से निकलते हैं फाइब्रॉइड्स। देखो फाइब्रॉइड्स के सेंटर पर ब्लड सप्लाई सबसे कम है। देखो ये फाइब्रॉइड है, तो ऐसे पेरिफेरी से रेडियल आर्टरीज जा रही है, रेडियल ब्लड सप्लाई हो रहा है, रेडियल ब्रांचेस जा रही है। तो पेरिफेरी पे सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई रहेगा और सेंटर पर सबसे कम।
ब्लड सप्लाई रहेगा। तो इसकी वजह से ही कैल्सिफिकेशन पेरिफेरी से बिगिन होता है और डीजेनरेशन सेंटर से बिगिन होता है। देखो मैंने आपको बोला था यूट्राइन फाइब्रॉइड्स राउंड होते हैं और बाइसेक्ट करने पर एक वोल्ड पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। फाइब्रॉइड्स का मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होते हैं पेल्विक के। फाइब्रॉइड जो भी सिम्टम कॉज करेगा वो फाइब्रॉइड की साइज और उसकी लोकेशन पर डिपेंड करेगा, राइट। तो बड़े फाइब्रॉइड ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और छोटे फाइब्रॉइड ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होते हैं। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि है ना सबसे कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है फाइब्रॉइड की, तो मोस्टली ये सारे एसिम्टोमेटिक होते हैं। और जब ये सिम्टोमेटिक होते हैं तो ये एबनॉर्मल हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कॉज करते हैं। तो मेनोरेजिया कॉज करेंगे, ये सबसे कॉमन सिम्टम है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर कोई छोटा सा एक दो फाइब्रॉइड होगा तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बट अगर यूट्रस में बहुत सारे फाइब्रॉइड होंगे तो यूट्रस का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, यूट्रस की वेस्कुलरिटी बढ़ जाएगी और फाइब्रॉइड की वजह से और ईस्ट्रोजन लेवल्स भी इंक्रीज होने की वजह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। मेटोरेजिया मतलब इंटरमेंस्ट्रुअल इरेगुलर ब्लीडिंग, ठीक है। तो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है। तो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था कि फाइब्रॉइड पॉलिप की वजह से या फाइब्रॉइड पॉलिप की वजह से या इंट्रा कैविटरी फाइब्रॉइड की वजह से इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। अब हम बात करते हैं प्रेशर सिम्टम्स की। देखो ये जो इतना बड़ा सब सीरियस फाइब्रॉइड एब्डोमिनल वॉल के पास है, ये प्रेशर डाल रहा है एब्डोमिनल वॉल पर। तो लेडी को एक वेक सेंसेशन महसूस हो सकती है एब्डोमिनल फुलनेस की, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। कोई मास प्रेजेंट है एब्डोमिनल में ऐसा भी फील हो सकता है, राइट। अब ये वाला फाइब्रॉइड देखो, और अगर फाइब्रॉइड रेक्टम के पास प्रेजेंट है तो ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है। और ये फाइब्रॉइड प्रेशर की वजह से डिस्पेप्सिया भी हो सकता है। डिस्पेप्सिया मतलब इनडाइजेशन एज इन गैस और ब्लोटिंग सेंसेशन हो सकता है। अब ये वाला फाइब्रॉइड की बात करते हैं। तो ये सॉरी, देखो ये फाइब्रॉइड इतना बड़ा फाइब्रॉइड है, यूरिनरी ब्लैडर के पास प्रेशर डाल रहा है। ये फाइब्रॉइड यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर डाल रहा है, तो इसकी वजह से ब्लैडर इरिटेशन हो सकता है। और क्या होगा, यूरिन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। और समझो कि फाइब्रॉइड और बड़ा है तो ये यूरिथ्रा पर भी प्रेशर डालेगा। अगर ये और बड़ा हो गया तो ये यूरिथ्रा पर भी प्रेशर डालेगा, तो उसकी वजह से यूरिन रिटेंशन भी हो सकता है। तो देखो प्रेशर सिम्टम में क्या लिखना है, फीलिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ मास। फिर वेन्स और लिम्फेटिक पे प्रेशर डालेगा तो अडीमा हो जाएगा और वेरिकोसिटी हो जाएगी। एलिमेंट्री ट्रैक पर प्रेशर डालेगा तो डिस्पेप्सिया होगा और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। नर्व्स पर प्रेशर डालेगा, कौन सी, सैक्रल प्लेक्सिस और ऑब्ट्यूरेटर नर्व पर प्रेशर डालेगा तो पेन होगा पेल्विक रीजन में। और ब्लैडर पर प्रेशर डालेगा तो यूरिन रिटेंशन होगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन भी इंक्रीज हो सकती है। इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। फाइब्रॉइड इनफर्टिलिटी में शिद्दत से कंट्रीब्यूट करता है। देखो ये सब म्यूकस फाइब्रॉइड ब्लॉक कर रहा है स्पर्म्स को ऊपर पहुंचने से। देखो ये देखो इधर ब्लॉक कर रहा है,
तो स्पर्म्स ऊपर नहीं जा पाएंगे यूट्राइन कैविटी के में, तो ये रीज़न है इनफर्टिलिटी का। और यहाँ पर डिस्टॉर्डेड एंडोमेट्रियम की वजह से भी फर्टिलाइज ओवम ठीक से इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है। देखो इधर फंडस पे, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो इनफर्टिलिटी में क्या लिखना है, हिंडर्स द असेंट ऑफ द स्पर्म, interferes with implantation of fertilized ovum by distorting endometrium, causes associated disturbance in ovulation। अब हम देखते हैं कि कौन सा फाइब्रॉयड फर्टिलिटी रेट को डिक्रीज करता है, और उसको अगर हम रिमूव करेंगे तो फर्टिलिटी रेट इंक्रीज होगी क्या नहीं होगी। तो सब म्यूकस फाइब्रॉयड देखो डिक्रीज करता है फर्टिलिटी रेट को, और अगर उसको हम निकालेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा फर्टिलिटी रेट। सब म्यूकस फाइब्रॉयड अंदर होगा, फिर सब सीरस फाइब्रॉयड, अरे सॉरी इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड अंदर होगा, सब म्यूकस फाइब्रॉयड इधर होगा। तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा डेफिनेटली फर्टिलिटी रेट को। इसको अगर हमने निकाल दिया तो फर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो जाएगी। सब सीरस फाइब्रॉयड ये फर्टिलिटी रेट को अफेक्ट नहीं करता है, और अगर पर इसको अगर हम निकालेंगे तो फर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो जाएगी। और फिर बाद में इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड ये स्लाइटली डिक्रीज करेगा फर्टिलिटी रेट को, बट अगर इसको हम लोग रिमूव करेंगे तो इंक्रीज नहीं होगी फर्टिलिटी रेट। ओके। पेन, यूजुअली फाइब्रॉयड की वजह से पेन नहीं होता है, तो अ फाइब्रॉयड डज नॉट कॉज पेन इन एब्डोमेन। तो अगर पेन हो रहा है तो हम क्या उस कंसिडर करेंगे कि मैलिग्नेंसी, फिर इट इज़ बी फाइब्रॉयड ये हो रहा है, प्रोट्यूड हो रहा है बॉडी से, ये देखो इधर अंदर यूट्राइन बॉडी से निकल रहा है, प्रोट्यूड हो रहा है नीचे सर्वाइकल कैनाल के थ्रू। तो जब पेन कॉज करेगा, फिर एंडोमेट्रियोसिस के साथ होगा तो फिर ये पेन कॉज करेगा। टॉर्शन होगा पिडंकुलेटेड फाइब्रॉइड का, तो टॉर्शन मतलब ट्विस्ट अगर हो जाएगा वो। और रेड डिजेनरेशन मोस्टली प्रेगनेंसी के टाइम पे देखने के लिए मिलता है। इफेक्ट ऑफ फाइब्रॉइड ऑन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ये क्या होगा, इनफर्टिलिटी कॉज करता है। और देखो फाइब्रॉइड, यूट्रस क्या समझता है कि फाइब्रॉइड है ना फॉरेन बॉडी है, तो यूट्रस ट्राई करेगा उसको एक्सपेल आउट करने के लिए, तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिविटी ऑफ यूट्रस इंक्रीज हो जाती है, तो इससे पर्टेन लेबर ये कॉज कर सकता है। माल प्रेजेंटेशन, एब्रप्शियो प्लासेंटा और पोस्टमार्टम हेमरेज। पोस्टमार्टम हेमरेज क्यों, क्योंकि यूट्रस का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है, इसकी वजह से पोस्टमार्टम हेमरेज। पोस्टमार्टम हेमरेज भी फाइब्रॉइड की वजह से हो सकता है। केस डिस्कशन, अब एक केस के हेल्प से समझते हैं हम। समझो कि एक 43 इयर्स की लेडी आपके पास आई है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कंप्लेन के साथ। तो सबसे पहले हमें उसका एलएमपी पूछना है, पूछेंगे कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था, उससे उससे पता चलेगा कि वो अभी ब्लीड कर रही है क्या नहीं कर रही है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रूल आउट करनी है, देखो ये लेडी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है, तो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, राइट। तो हमें रूल आउट करना है कि प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन की वजह से तो नहीं ये ब्लीडिंग हो रही है। फिर हम पूछेंगे कि ये पहली बार इतनी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है या फिर कुछ महीनों से हो रही है ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो हमें उससे पूछना है कि कितने महीनों से ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। ये पूछने के बाद हम ब्लीडिंग पैटर्न के बारे में पूछेंगे कि साइकिल की लेंथ, उसकी साइकिल की लेंथ पता करेंगे कि उसे मतलब
हर महीने आते हैं पीरियड्स की नहीं, उसकी साइकिल कितने दिन की है, 21 डेज़ की साइकिल है या 28 डेज़ की साइकिल है या फिर 32 डेज़ की साइकिल है। आप साइकिल की लेंथ कैसे डिटरमाइन करोगे? देखो, अगर कोई लेडी आपको बताती है कि उसकी 7 दिन ब्लीडिंग होती है हर मेंसेस के वक्त पर और 15 दिन के बाद उसे नेक्स्ट पीरियड्स आ जाते हैं, तो वो लेडी आपको क्या बताएगी कि उसे महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं। पर जब साइकिल की लेंथ कैलकुलेट करोगे तो आपको साइकिल की लेंथ क्या मिलेगी? साइकिल की लेंथ फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से कैलकुलेट करते हैं। तो ब्लीडिंग जब शुरू होती है वो फर्स्ट डे ऑफ साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो ये लेडी की साइकिल 15 दिन की नहीं होगी, ये लेडी की साइकिल 22 डेज की है, राइट। 22 डेज की साइकिल होगी ये लेडी की। साइकिल लेंथ कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना कि साइकिल लेंथ कैलकुलेट कैसे करोगे? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के से स्टार्ट होगी आपकी साइकिल। और अगर कोई लेडी बोल रही है कि 7 दिन तक पीरियड्स होते हैं, फिर उसके 15 दिन बाद पीरियड्स आते हैं, तो उसकी साइकिल लेंथ 15 डेज़ की नहीं होगी, उसकी साइकिल लेंथ 22 डेज़ की होगी। ओके, कैसे? 7 डेज ऑफ ब्लीडिंग प्लस 15 डेज का गैप, तो 7 + 15 22 डेज की साइकिल उसकी साइकिल लेंथ होगी। फिर हमें ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग पूछेंगे कि 2 दिन ब्लीडिंग होती है या फिर 4 दिन ब्लीडिंग होती है या फिर 7 दिन ब्लीडिंग होती है। उसके बाद अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग पूछना है कि एक दिन में कितने पैड्स चेंज करती है वो लेडी, और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में कोई क्लॉट्स तो नहीं दिख रहे उसको, ये सब पूछना है। अब उसकी प्रीवियस साइकिल के बारे में भी पता करना है, ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से पहले की साइकिल्स कैसी होती थी। अभी फिर हिस्ट्री टेकिंग लिखेंगे। स्पेसिफिकली ये लेडी को पूछेंगे कि कोई पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग या फिर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो नहीं होती थी। पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से क्या पता चलेगा हमें? अगर कोई लेडी को पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो हमें पॉलिप या सबम्यूकस फाइब्रॉइड या फिर सर्वाइकल फाइब्रॉइड को अज्यूम करना है, क्योंकि ये सब सिचुएशन की वजह से ही पोस्ट कॉर्टल या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। देखो, ये एंडोमेट्रियल पॉलिप या फिर सब म्यूकस फाइब्रॉइड, ठीक है, इन्फेक्ट हो सकता है। ये एंडोमेट्रियल पॉलिप ऑफ सब म्यूकस फाइब्रॉइड इन्फेक्ट हो सकता है या फिर नेक्रोज भी हो सकता है, और ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग को भी स्ट्रेच कर रहा है, तो इसकी वजह से इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर सीए सर्विक्स हुआ इधर तो भी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। ये कैंसरस टिश्यू है, ये जब चाहे तब ब्लीड कर सकता है। और अगर एक्टोसर्वाइकल पॉलिप अज्यूम करेंगे या फिर सब म्यूकस पॉलिप है जो कि इंटरनल लॉस और एक्सटर्नल लॉस पर बल्ज हो रहा है, ये वाला इंटरनल लॉस और एक्सटर्नल लॉस पर बल्ज हो रहा है, तो इसकी वजह से भी पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग हो सकती है। अब वो लेडी को क्या पूछेंगे कि कोई लोअर एब्डोमिनल पेन या फिर वजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं, ये है इसकी हिस्ट्री पूछेंगे, इसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि उससे एंडोमेट्राइटिस की वजह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, इसको रूल आउट करने के लिए। फिर हिस्ट्री ऑफ वेट गेन, लिथर्जी मतलब लैक ऑफ एनर्जी, मतलब कुछ करने का मन नहीं करता है, हमेशा टायर्ड फील होता है। और कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, ये पूछना है, क्योंकि इससे हम थायराइड रूल आउट करना है, थायराइड डिसऑर्डर रूल आउट करना है। ओके,
हिस्ट्री ऑफ आईयूसीडी इंसर्शन पूछना है। ऐसा भी हो सकता है कि बंदी ने आईयूसीडी इंसर्ट करवाया था कुछ महीने पहले और उसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रही है। फिर ड्रग इनटेक के बारे में पूछना है, एस्पिरिन, मॉर्फिन या कोई स्पेसिफिक ड्रग जिससे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। कोई ड्रग जो नेचुरली ब्लीडिंग टेंडेंसी को इंक्रीज करता है, ऐसे ड्रग पे तो नहीं है वो लेडी। और हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग डायथीसिस के बारे में पूछना है। ये मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत आसानी से चोट लग जाती है क्या, या ब्रश करने के टाइम पर गम ब्लीड करते हैं, या फिर माइनर सर्जरी प्रोसीजर हुआ था जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई थी। और फैमिली हिस्ट्री भी पूछनी है कि किसी को एक्सेसिव ब्लीडिंग की टेंडेंसी है क्या, ये सब पूछना है। और लास्ट में उस लेडी का पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री या सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में पूछना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री टेकिंग में। एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन करेंगे ये लेडी का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल एग्जामिनेशन से स्टार्ट करेंगे। फिर उसकी बॉडी को देखना है कि फैलार है या नहीं है। ये लेडी को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कंप्लेन है, तो अनीमिया एक पॉसिबिलिटी है। फिर थायराइड और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। थायराइड एग्जामिनेशन एक हद तक, मतलब थायराइड एग्जामिनेशन से पता चल सकता है कि उसको थायराइड डिसऑर्डर है क्या नहीं है। और एज अ रूटीन हम पल्स रेट और बीपी चेक करेंगे। फिर हम पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी फाइब्रॉइड बड़ा भी हो सकता है और हमें वो एक बल्ज की तरह दिख सकता है, एब्डोमिनोपेल्विक लंप की तरह दिख सकता है, राइट। तो आपको पता चलेगा कि ये एब्डोमिनोपेल्विक लंप है। कैसे पता चलेगा, जब आप इसका एग्जामिनेशन करोगे तो आपका हाथ ये लंप के लोअर बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाएगा। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये लंप पेल्विस से अराइज हो रहा है। और अगर ये लंप फाइब्रॉइड है तो इरेगुलर फील होगा, ये नॉर्मल यूट्रस की तरह रेगुलर फील नहीं होगा। फाइब्रॉइड क्या होते हैं, वोल्ड मासेस ऑफ स्मूथ मसल ट्यूमर्स होते हैं, राइट। तो यूट्रस फर्म फील होगा। जब ये यूट्रस को रिमूव करेंगे तो आपको देखने के लिए, देखिए बहुत सारे बड़े और इरेगुलर, ये इतने बहुत सारे फाइब्रॉइड्स, ये यूट्रस को रिमूव करें तो इतने बहुत सारे फाइब्रॉइड्स इसमें प्रेजेंट थे ये केस में। अगर ये एब्डोमिनोपेल्विक लंप ओवरी से ये हो रहा है, अराइज हो रहा है, ये देखो कैसे पता चलेगा ये एब्डोमिनोपेल्विक लंप यूट्रस से अराइज हो रहा है क्या ओवरी से अराइज होगा। तो अगर ओवरी से अराइज होगा तो ये फ्रीली मूवेबल होगा, और अगर ये यूट्रस से अराइज होगा तो ये इतना मूवेबल नहीं होगा। तो उसको हम फ्रीली हर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएंगे अगर ये यूट्रस से लंप होगा, और अगर ओवरी से होगा तो ये फ्रीली मूवेबल होगा। और कभी कभी छोटे फाइब्रॉइड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि यूट्रस के साइज को बढ़ाते नहीं है। तो हम एब्डोमिनोपेल्विक एग्जामिनेशन करने के बाद परस्पेकुलर एग्जामिनेशन करते हैं। परस्पेकुलर एग्जामिनेशन क्यों करना है, परस्पेकुलर एग्जामिनेशन से हमें इजीली एंडोसर्वाइकल पॉलिप विजुलाइज कर सकते हैं, या फिर सर्विक्स पर कुछ ग्रोथ प्रेजेंट है वो भी देख सकते हैं। तो परस्पेकुलर एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें आराम से पता चल जाएगा। ये देखो, ये नॉर्मल सर्विक्स है और ये पॉलिप प्रेजेंट होगा तो ऐसा दिखेगा। सोचो अगर हम परस्पेकुलर एग्जामिनेशन नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता। ये मतलब ये सिंपलेस्ट मेथड है सर्विक्स को एग्जामिनेशन करने का। ये देखो पॉलिप प्रोट्यूड कर सकता है, तो ये हमें ये प्रोट्यूड करेगा सर्वाइकल कैनाल से, और ये हमें परस्पेकुलर एग्जामिनेशन में आसानी से विजुलाइज हो सकता है, हम विजुलाइज कर सकते हैं। ये देखो ये प्रोट्यूड हो रहा है सर्वाइकल कैनाल से, तो हमें परस्पेकुलर एग्जामिनेशन में आराम से दिख सकता है। और कभी कभी ये देखो
ये क्या है, ये CA सर्विक्स है। तो हम अगर पर स्पेकुलर एग्जामिनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं, ये हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने में मदद करेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सर्वाइकल पॉलिप है या सर्वाइकल कैंसर है या फाइब्रॉइड पॉलिप है जो कि यूट्राइन कैविटी के अंदर से अराइज हो रहा है, या फिर और ये यूट्राइन कैविटी के अंदर से अराइज हो रहा है और प्रोट्रूड कर रहा है, ठीक है। ये सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने में हमें मदद होगी। ये सर्वाइकल ये सर्वाइकल कैंसर के स्टेजेस थे, ये इधर। ओके, पर वजाइनल एग्जामिनेशन, हम पेशेंट का पर वजाइनल एग्जामिनेशन भी करेंगे। पर वजाइनल एग्जामिनेशन में हम बाय मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं। बाय मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन कैसे करोगे, पहले 2 फिंगर इंसर्ट करना है, ये देखो 2 फिंगर इंसर्ट करना है वजाइना में, और दूसरे हाथ से दूसरा दूसरे हाथ से सुप्रा, मतलब दूसरा हाथ सुप्रा पेल्विक एरिया पर रख कर पैल्पेट करना है। तो ये दोनों हाथ से यूट्रस पैल्पेट करना है। तो ये एग्जामिनेशन से हमें क्या पता चलेगा, ये एग्जामिनेशन से हमें साइज और शेप पता चलेगा यूट्रस का। हमें पता चलेगा कि यूट्रस टेंडर है क्या नहीं है, यूट्रस टच करने पर लेडी को पेन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एडनेक्सल मास, एडनेक्सल मास मतलब कि कोई ग्रोथ जो यूट्रस के आसपास से अराइज हो रही है, जैसे कि ओवरी के पास से या फेलोपियन ट्यूब या फिर उसके कनेक्टिंग टिश्यूज के पास से कोई ग्रोथ, उसको क्या बोलेंगे, एडनेक्सल मास। तो आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करोगे कि यूट्रस फाइब्रॉइड है या फिर एडनेक्सल, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करोगे यूट्रस फाइब्रॉइड या एडनेक्सल मास में। तो तो जब हम सर्विक्स को इधर से पुश करेंगे, इधर से हम सर्विक्स को पुश करेंगे, तो अगर यूट्रस पे इधर ग्रोथ है, ठीक है, तो यूट्रस लिफ्ट होगा, यूट्रस के साथ वो मास भी ऊपर लिफ्ट होगा, मूव होगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि यूट्रस मास मूव होगा जब हम सर्विक्स को मूव करेंगे। और अगर ये एडनेक्सल मास है, जैसे कि इधर से ये हो रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है, इधर से राइज हो रहा है, अगर ये एडनेक्सल मास है तो ये मूव नहीं होगा। जब हम लोग ऐसे सर्विक्स की मूवमेंट ऐसे कर रहे हैं, सर्विक्स को ऊपर पुश करेंगे, तो वो एडनेक्सल मास मूव नहीं होगा। तो ऐसे हम क्लिनिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मास यूट्रस से अराइज हो रहा है या फिर उसके आसपास के एरिया, मतलब एडनेक्सा से अराइज हो रहा है। हमें पर वजाइनल एग्जामिनेशन में फिर फॉर्निशियल टेंडरनेस के बारे में पता करना है। तो अगर हम फॉर्निक्स में फिंगर पोक कर रहे हैं, वजाइनल फॉर्निक्स देखो, आपको अगर आपने इंटरनल फीमेल जेनाइटेलिया की वीडियो देखोगे तो उधर आपको अच्छे से पूरा ये समझ में आ जाएगा। तो ये वजाइनल फॉर्निक्स होते हैं। तो इधर अगर आप इधर फिंगर्स पोक करोगे तो कोई टेंडरनेस तो प्रेजेंट नहीं, आपको ये चेक करना है। तो मतलब PID के साइंस आपको रूल आउट करना है। तो ओवरऑल हमें ये सब एग्जामिनेशन करना है लेडी का। अगर आपको फाइंडिंग्स मिली है जो कि फाइब्रॉइड यूट्रस की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, पर फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे डिफरेंशियल डायग्नोसिस को रूल आउट नहीं करोगे। और ये भी पॉसिबल है कि 2 कंडीशन एक साथ प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि फाइब्रॉइड के साथ CA सर्विक्स भी प्रेजेंट हो सकता है, राइट। और ये भी हो सकता है कि फाइब्रॉइड बहुत छोटा है यूट्रस में और वो सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब फाइब्रॉइड छोटा है यूट्रस में और जो सिम्टम्स हम लोग को दिख रहे हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जैसे कि एनोवुलेटरी साइकिल्स या फिर थायराइड इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं। देखो मैंने पहले ही आपको बोला था कि फाइब्रॉइड्स बहुत ही कॉमन होते हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि
कोई और रीज़न, कोई और वजह तो नहीं है ये लेडी को जिससे उसको तकलीफ़ हो रही है। हमें सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस कंसिडर करना है ताकि हम कोई दूसरी कंडीशन प्रेजेंट हो तो उसको मिस आउट ना कर जाए। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जाना है हिस्ट्री टेकिंग में और एग्जामिनेशन में, ताकि कोई क्लिनिकल कंडीशन मिस ना हो जाए। और देखो, फाइब्रॉइड में कैरेक्टरिस्टिकली, मतलब कैरेक्टरिस्टिक है कि नॉन टेंडर यूट्रस होगा, ठीक है। और अगर आपको टेंडर यूट्रस मिल रहा है और एनलार्ज है साइज में और सॉफ्ट है, ठीक है, तो ये कंडीशन एडिनोमायोसिस की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। यूट्राइन फाइब्रॉइड में नॉन टेंडर यूट्रस होगा और फिर बात एडिनोमायोसिस से कंपैरिजन में ज़्यादा एनलार्ज होगा और ये क्या बोलते हैं, और फर्म होगा यूट्रस, सबसे इम्पॉर्टेंट। अब इन्वेस्टिगेशंस को देखते हैं। तो ये फाइब्रॉइड यूट्रस में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। सबसे पहले सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, उससे हमें एचबी लेवल्स पता चलेगा। फिर यूएसजी पेल्विस करेंगे। यूजुअली हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं ये पर्टिकुलर केस में। यूट्रस, ये देखो, हेट्रोजीनस दिखेगा अपीयरेंस में और यूट्रस बल्की होगा, ठीक है। लियोमायोमा में हेट्रोजीनस दिखेगा और बल्की होगा। मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होंगे तो मल्टीपल मासेस दिखेंगे, और अगर एक फाइब्रॉइड होगा तो एक सिंगल वेल डिफाइंड हेट्रोजीनस मास दिखेगा जो कि हाइपोइकोइक होगा सराउंडिंग मायोमेट्रियम से। हाइपोइकोइक मतलब उसका कलर थोड़ा डार्क रहेगा बाकी के मायोमेट्रियम के कंपैरिजन से। ये देखो, ये डार्क है, बाकी का सब लाइट लाइट है। एक सिंपल ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से हम फाइब्रॉइड को डायग्नोस कर सकते हैं। और अगर हमें एक्यूरेटली ये करना है तो हम एमआरआई भी कर सकते हैं। एमआरआई से हमें एक्यूरेटली फाइब्रॉइड दिख जाएगा, उसकी लोकेशन और साइज एग्जैक्टली पता चल जाएगी। बट एमआरआई क्या है, बहुत कॉस्टली होता है। और जब आप आराम से यूएसजी से डायग्नोस कर सकते हैं तो आप एमआरआई क्यों कराएंगे। ये एमआरआई है। और अगर आपको अल्ट्रासाउंड करने के बाद भी ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि कोई छोटा फाइब्रॉइड है जो कि प्रोट्रूड कर रहा है क्या नहीं यूट्राइन कैविटी में, या फिर सब म्यूकस फाइब्रॉइड है कि नहीं, या फिर कोई पॉलिप है कि नहीं, तो ये सब डाउटफुल केसेस में हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, या फिर हम है ना हेट्रोस्कोपी भी करा सकते हैं। तो सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी में हम यूट्रस में फॉलीज कैथेटर को इंसर्ट करते हैं और फिर उसका बल्ब इन्फ्लेट करेंगे। अब नॉर्मल सलाइन पुश करेंगे फॉलीज कैथेटर के थ्रू, तो सलाइन यूट्राइन कैविटी में फिल हो जाएगी और सलाइन क्या करता है, एक डार्क बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगा। ये डार्क बैकग्राउंड की वजह से जो फाइब्रॉइड प्रोट्रूड हो रहा है यूट्राइन कैविटी में वो अच्छे से विजिबल हो जाएगा, हमें क्लियरली डिमार्केटेड लाइन दिखेगी। देखो ये नॉर्मली ऐसा ही क्लियर सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी में, ये देखो ये फाइब्रॉइड इधर दिख रहा है। इससे हम बेटर डायग्नोस कर सकते हैं किसको, सबम्यूकस फाइब्रॉइड को या फिर फाइब्रॉइड पॉलिप को, जो भी मतलब कभी कभी है ना नॉर्मल यूएसजी में जो मिस हो जाता है। और हेट्रोस्कोपी में भी हम अच्छे से देख सकते हैं। हेट्रोस्कोपी में हम एक स्कोप इंसर्ट करेंगे यूट्राइन कैविटी में सर्विक्स के थ्रू और यूट्राइन कैविटी के अंदर देख सकते हैं। तो कोई सबम्यूकस फाइब्रॉइड होगा तो हमें बल्ज दिखेगा, और अगर फाइब्रॉइड पॉलिप होगा तो वो भी हमें इजीली दिख सकता है। और अगर लेडी 40 एज के ऊपर हुई तो सेफ साइड के लिए हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी करेंगे, ताकि आगे अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर प्रेजेंट हो तो हम उसको आराम से रूल आउट कर सकें।
सेकेंडरी चेंजेस इन यूट्राइन फाइब्रॉइड, ये एग्जाम में पूछता है बहुत बार, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है स्लाइड में। तो सेकेंडरी चेंजेस क्या है, देखो डीजेनरेशन है, एट्रोपी है, नेक्रोसिस है, इन्फेक्शन है, वैस्कुलर चेंजेस है और सार्कोमेटस चेंजेस है। तो इसको हम एक एक देखते हैं डिटेल में। तो डीजेनरेशन के टाइप्स क्या है, हाइलिन डीजेनरेशन होता है, सिस्टिक डीजेनरेशन होता है, कैल्सिफिक डीजेनरेशन होता है, रेड डीजेनरेशन होता है, फैटी डीजेनरेशन होता है और सार्कोमेटस डीजेनरेशन होता है। तो हाइलिन डीजेनरेशन सबसे कॉमन होता है और सार्कोमेटस डीजेनरेशन सबसे लीस्ट कॉमन होता है। अभी इसको भी हम एक एक देखते हैं डिटेल में। हाइलिन डीजेनरेशन, ये सबसे कॉमनेस्ट डीजेनरेशन है जो कि सारे फाइब्रॉइड्स को अफेक्ट करती है। सेंट्रल पोर्शन क्या था, मैंने आपको बताया था फाइब्रॉइड का सेंट्रल पोर्शन सबसे लीस्ट वैस्कुलर है, तो इसकी वजह से उधर डीजेनरेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उधर से ही डीजेनरेशन स्टार्ट होती है। अगर हम लोग कट सरफेस करेंगे फाइब्रॉइड की हाइलिन डीजेनरेशन को, तो है ना जो वोल्ड अपीयरेंस था तो वो चला जाएगा, ठीक है। तो कट सरफेस पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक वोल्ड अपीयरेंस था वो लॉस हो जाएगा, और माइक्रोस्कोपी में अगर देखेंगे तो होमोजीनियस अपीयरेंस रहेगा और ग्लासी रहेगा देखने में। फिर सिस्टिक डीजेनरेशन, तो सिस्टिक डीजेनरेशन क्या होता है, लिक्विफैक्शन की वजह से होता है। जहाँ पर हाइलिन डीजेनरेशन हुआ है तो वो हाइलिन डीजेनरेशन प्रोसीड हो सकता है, प्रोग्रेस हो सकता है सिस्टिक डीजेनरेशन में। और वॉल्स ऑफ कैविटी डेफिनेटली इरेगुलर रहेंगे सिस्टिक डीजेनरेशन में। अभी कैल्सिफिक डीजेनरेशन की बात करते हैं, तो ये बहुत मतलब पुराने मायोमास होंगे, यूट्राइन फाइब्रॉइड होंगे, उसमें देखने के लिए मिलता है, और ये कॉमनली सब सीरियस फाइब्रॉइड्स में देखने के लिए मिलेगा। फिर कैल्सिफिकेशन कहाँ से बिगिन होता है, मैंने बोला था जब ब्लड सप्लाई बता रही थी फाइब्रॉइड्स का, कैल्सिफिकेशन हमेशा पेरिफेरी से बिगिन होगा और डीजेनरेशन हमेशा सेंटर से बिगिन होगा। तो कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट या फॉस्फेट है तो वो डिपॉजिट हो जाते हैं पेरिफेरी से उसके ब्लड सप्लाई के वेसल्स के थ्रू। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैल्सिफिक डीजेनरेशन को हम बोम स्टोन भी बोलेंगे, कैल्सिफाइड फाइब्रॉइड को मतलब। अभी रेड डीजेनरेशन की बात करते हैं, तो ये रेड डीजेनरेशन प्रेगनेंसी के टाइम पे देखने के लिए मिलता है या प्यूपेरम के टाइम पे देखने के लिए मिलता है। प्यूपेरम क्या है, 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, वो ड्यूरेशन को हम प्यूपेरम बोलते हैं। फिर ये क्या हो जाता है, रेड डीजेनरेशन में फाइब्रॉइड एकदम टेंडर हो जाता है, टेंस हो जाता है, बहुत एब्डोमिनल एकदम सीवियर एब्डोमिनल पेन कॉज करेगा, फीवर हो जाएगा। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये थ्रोम्बोसिस हो जाता है वेन्स का, उस थ्रोम्बोसिस की वजह से इस्चेमिया हो जाएगा, उसकी वजह से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाएगा। और ये सॉफ्ट, ये जो फर्म होता है फाइब्रॉइड वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, और उसका कट सेशन करेंगे तो रेड या पिंक अपीयरेंस होगा, और जो एरिया ऑफ नेक्रोसिस होगा वो सेंटर पे प्रेजेंट होगा। ऑनसेट ऑफ सडन एकदम ऑनसेट ऑफ सिम्टम हमेशा मतलब एकदम सडन होता है, सडनली पेन होता है, फाइब्रॉइड का साइज इंक्रीज हो जाता है। और ये हमेशा हम इसको ये मिस्टेक कर जाते हैं समझ के कि ये टॉर्शन ऑफ मायोमा की वजह से तो नहीं हो रहा है, या टॉर्शन ऑफ ओवेरियन सिस्ट की वजह से नहीं हो रहा है, या फिर कंसील एक्सीडेंटल हेमरेज की वजह से तो नहीं हो रहा है, मतलब ये सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, बट हम हमेशा मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि सिम्टम्स सिमिलर है। फिर फैटी डिजेनरेशन बहुत रेयर होता है। तो फैटी डिजेनरेशन में क्या होगा कि फैटी चेंजेस आ जाएंगे फाइब्रॉइड में, ठीक है। तो इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है कि फैटी डिजेनरेशन है या यूट्राइन लिपोमा से डिफ्रेंशिएट करना है फैटी डिजेनरेशन को। फिर सार्कोमेटस डिजेनरेशन, ये बहुत बहुत रेयरली देखने के लिए मिलता है कंडीशन। तो सार्कोमेटस डिजेनरेशन बीच से स्टार्ट होता है लार्ज फाइब्रॉइड में, और इसका अपीयरेंस कैसा रहता है, रॉ पोक अपीयरेंस रहता है।
और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो ये अदर कॉम्प्लिकेशंस में क्या आ जाएगा, टॉर्शन टॉर्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस हो सकता है, सब कैप्सुलर हेमरेज हो सकता है, सूडोमेक सिंड्रोम हो सकता है और वैंडरिंग फाइब्रॉइड हो सकता है। तो इसको भी हम एक एक टॉपिक को लेते हैं, डिटेल में देखते हैं। टॉर्शन, टॉर्शन किस में होगा, पिडंकुलेटेड सब सीरियस फाइब्रॉइड में होगा। ये यूट्रस है तो पिडंकुलेटेड सब सीरियस फाइब्रॉइड में टॉर्शन होगा, तो ये ट्विस्ट हो जाएगा उसकी वजह से टॉर्शन। तो ये मोस्ट कॉमनली कब देखने के लिए मिलता है, प्रेगनेंसी और प्यूबरम के टाइम पे। और सिम्टम्स क्या हो गए, सडन पेन होगा, ये एनलार्ज हो जाएगा साइज में और टेंडर हो जाएगा। और फिर इसको रेड डिजेनरेशन से डिफ्रेंशिएट करना है और टॉर्शन ऑफ ओवेरियन सिस्ट है। सिम्टम्स मैंने आपको बोला था कि है ना सिमिलर है। फिर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन किस में कॉमनली होता है, सब म्यूकस पिडंकुलेटेड फाइब्रॉइड में, जो इंट्रा कैविटरी फाइब्रॉइड होता है वो उसमें। देखो यूट्राइन फाइब ओ सॉरी ये वाला सब म्यूकस पिडंकुलेटेड फाइब्रॉइड। इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो की कि इसमें इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस है। और फिर बाद में ये कब देखने के लिए मिलता है, ये प्यूबरम के टाइम पे और अबॉर्शन के बाद में देखने के लिए मिल रहा है। मतलब सब म्यूकस पिडंकुलेटेड फाइब्रॉइड या इंट्रा कैविटरी फाइब्रॉइड में इन्फेक्शन कॉमनली अबॉर्शन के बाद होता है या प्यूबरम के टाइम पे होता है। और ये नेक्रोसिस में प्रोसीड होता है यूजुअली। फिर सूडोमेक सिंड्रोम, तो कोई भी पेल्विक ट्यूमर प्रेजेंट होगा, ये केस में लार्ज सिस्टिक फाइब्रॉइड और असाइटिस होगा और प्यूरल एफ्यूजन होगा। ये सूडोमेक सिंड्रोम है, ये तीनों कंडीशन साथ में प्रेजेंट होगी। तो फिर सार्कोमेटस चेंजेस, तो ये बहुत रेयरली होता है, 0.2% ऑफ केसेस में देखने के लिए मिलता है, इतना रेयर है। और यूजुअली ये सेंटर से स्टार्ट होता है ट्यूमर के और ये ज़्यादातर इंट्राम्यूरल और सबम्यूकस फाइब्रॉइड में देखने के लिए मिलता है सार्कोमेटस चेंजेस। अगर मायोमा बहुत जल्दी एनलार्ज हो रहा है, ठीक है, बहुत रैपिडली एनलार्ज हो रहा है, फिर पेनफुल और टेंडर हो रहा है, तो उसमें हमें मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखना चाहिए, रूल आउट करना चाहिए। और मैक्रोस्कोपी में हमको क्या दिखेगा, येलोइश ग्रीनिश कलर का दिखेगा और हेमोरेजिक रहेगा, सॉफ्ट और फिएबल रहेगा कंसिस्टेंसी में और नॉन कैप्सुलेटेड रहेगा मैलिग्नेंसी में। और ये माइक्रोस्कोपी में, और माइक्रोस्कोपी में देखो हाई सेलुलरिटी रहेगी, फिर न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म रहेगा और इंक्रीज्ड माइटोसिस, ये देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब क्या था, ये सब थे सेकेंडरी चेंजेस थे फाइब्रॉइड्स के। अभी वीडियो ख़त्म करते हैं एक कोट के साथ। तो मैंने ये एक टेड शो देखा था, उसमें ये मैंने पढ़ा था कोट, तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। आपके ख्वाब तब तक नहीं मरेंगे जब तक आप खुद उनका गला नहीं घोट दोगे। सफ़र तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आप रुक नहीं जाओगे। एक दरवाज़ा बंद नहीं होगा तो 10 नए दरवाजे खुल जाएंगे। ज़रूरत नहीं होगी तो ज़रूरत नहीं होगी तो खुद को ज़रूरत होगी तो खुद को मजबूत रखने की। आपके मकसद की सॉरी वापस से पढ़ती हूँ। आपके ख्वाब तब तक नहीं मरेंगे जब तक आप उनका खुद ही गला नहीं घोट दोगे। सफ़र तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आप रुक नहीं जाओगे। एक दरवाज़ा बंद नहीं होगा तो 10 नए दरवाजे खुल जाएंगे। ज़रूरत होगी तो खुद को मजबूत रखने की।
आपके मकसद की रूह जिंदा आपके मकसद की रूह जिंदा रहनी चाहिए, जरिया नया बन जाएगा। कोई भी आपको कहे कि तुम नहीं कर सकते हो, पर लगे रहना, तुम कर सकते हो, तुम कर जाओगे। शुक्रिया, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। और प्लीज़ अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम एडिनोमायोसिस की बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैव अ गुड डे।